तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। अब इस चैप्टर में अपन क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है वी बिगिन द एनालाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, एग्जामिन इट्स कॉजेज। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज क्या है। Then we discuss the length of the political, economic and cultural consequences of the globalization। अब ये क्या कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहली चीज तो यही चीज क्लियर हो गई, केस किस टाइप के होते हैं। एक पॉलिटिकल होता है, एक इकोनॉमिक होता है और एक कल्चरल होता है। मतलब पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक से संबंध करता हुआ, मतलब जिसके अंदर पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ गई, स्टेट्स आ गए, नेशंस आ गए, तो पॉलिटिकल टर्म का मतलब समझ में आ गया। फिर आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमिक वे के अंदर कोई देश को कैसे इफेक्ट करती है ग्लोबलाइजेशन टर्म, वैश्वीकरण किस प्रकार से इकोनॉमिक टर्म को इफेक्ट करता है, हमारे देश को या किसी छोटी कंट्री को या बड़े देश को। फिर आता है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। भारत का कल्चर अलग है, वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर अलग है। भारत का कल्चर दूसरे कल्चर को कैसे इफेक्ट करता है, या दूसरा कल्चर भारतीय कल्चर को कैसे इफेक्ट करता है। तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडिया एज वेल, हाउ द इंडिया अफेक्टिंग द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी को, पॉलिटिकल को और कल्चर को कैसे इफेक्ट करता है, और इंडिया का ट्रेडिशन कल्चर दूसरे देशों को कैसे इफेक्ट करता है। तो ये इस चैप्टर का एक बेस था जिसके आधार पर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन के। Many retail shopkeepers fear that the would be lose their livelihoods of the some nature। क्या है सम? देखिए, जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं आई थी 1991 की, 1991 के अंदर नरसिम्हा राव की सरकार थी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने फाइनेंशियल पॉलिसी निकाली कि अब जो भी बैरियर्स हैं, भारत एक लिबरल कंट्री बन गया था। लिबरल कंट्री का मतलब है कि बाहर की जो भी देश की कंट्रीज हैं वो यहाँ पे आके भारत के साथ में डायरेक्टली क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। ठीक है, तो हमने कैसी पॉलिसीज बना ली, लिबरल पॉलिसीज बना ली, जिसकी वजह से भारतीय सरकार को लगा कि बाहर की कंट्रीज से जो कंपनीज हैं वो भारत में आके व्यापार करेंगी तो भारतीय लोगों को जॉब्स मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, इकोनॉमिक वेल्थ हेल्प करेगा, इकोनॉमी की जो कंडीशन खराब हो रखी थी वो थोड़ी सी स्थिति सुधरेगी। ये बात कुछ हद तक सही भी थी, इसलिए हमने लिबरल जो पॉलिसी थी उसको अपनाई और जो भी बैरियर्स थे वो हटा दी, सारे बैरियर्स हटा दिए। इंटरनेशनल कंपनीज ओपन द रिटेल चेन्स इन द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर 1990 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और उसकी वजह से हमको लिबरल पॉलिसीज अपनानी पड़ी। और लिबरल पॉलिसी क्या, मैंने आपको बताया कि भारत के देश के बाहर की जो भी कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भारत के अंदर आके व्यापार कर सकती हैं। तो इसी के रिजल्ट में हमने क्या देखा कि बहुत सारी एमएनसीज भारत के अंदर आके व्यापार करने लगी, जिसके अंदर आपने देखा होगा फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे डोमिनोज है, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स है। तो ये सारी क्या है, ये सारी की सारी क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज हैं। एक नहीं है, कई सारी है, आसूस है, वीवो है, मतलब और एचपी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लो। तो कहीं ना कहीं भारत से बाहर की कंपनियां जब भारत में आके अपना व्यापार बढ़ाती हैं, हम उसको बोलते हैं एमएनसी। एमएनसी मीन्स उन कंपनी के जो ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे वह व्यापार करती हैं, ट्रेड करती हैं, वह एक कंट्री में नहीं होता, मल्टीपल कंट्रीज में होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज उनको बोलते हैं। ठीक है। अ फिल्म प्रोड्यूसर इन मुंबई वर अक्यूज्ड टू लिफ्टिंग द स्टोरी ऑफ द फिल्म अनदर फिल्म मेड इन द हॉलीवुड। कई बार ऐसे आरोप भी देखने को मिलते हैं कि बाहर के देशों में कोई पिक्चर बनी है और भारतीय प्रोड्यूसरों ने ठीक उसी प्रकार की पिक्चर भारत में बना दी, बिल्कुल कॉपी करके। तो कभी कभी उसके भी आरोप लगते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वेस्टर्नाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। अगर हम ग्लोबल नहीं हुए होते तो हमारे पास में वो वहां तक की पहुंच ही नहीं होती। ठीक है। Some farmers committed suicide because their crops failed. They bought the expensive seeds supplied by the multinational company। भारत में कोई कंपनी आई होगी, एक एग्जांपल समझाने के लिए बताया गया है कि भारत में कोई एमएनसी कंपनी आई, वो सीड्स बेचा करती थी और फार्मर्स ने बहुत ही एक्सपेंसिव तरीके से, मतलब बहुत ही महंगे दामों में वहां से सीड्स खरीदे, और उसकी वजह से क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया, या वो सीड्स अच्छे नहीं थे, उनकी क्वालिटीज अच्छी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं किसानों का तो पैसा लग गया, प्लस उसकी बाद क्या हुआ कि क्रॉप फेलियर हो गया, वो सीड्स अच्छे नहीं थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे किसानों ने
आत्महत्या कर ली, तो ये क्या था, उसका कॉन्सिक्वेंस था, नेगेटिव इम्पैक्ट था ग्लोबलाइजेशन का। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं। These example shows the globalization need not to be always positive। हमेशा ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं होते, दे आर द सम भी नेगेटिव, सम टाइम्स भी हमको देखने को मिलता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इट कैन बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पीपल, द डायरेक्शन इन्फ्लुएंस ऑलवेज इज टू पुअर कंट्रीज। और एक चीज बहुत ही अच्छे से देखी गई है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, वो लोग अपनी बड़ी बड़ी चेन्स मार्केटिंग और या जो भी अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो छोटे छोटे देशों में लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पैसा होता है वो पैसा वहां से निकल के विदेशी कंपनियों में जाता है। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले हमने एक कैंपेन सुना था कि चाइनीज ब्रांड को बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या हो रहा है कि भारत का पैसा बाहर के देशों में जा रहा है। हम तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पोर्टल स्टार्ट किया वोकल फॉर लोकल, कि लोकल चीजों को हमको ज्यादा यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो यहाँ के छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, उनको फायदा होगा, प्लस भारत का पैसा भारत के अंदर ही रहेगा। तो ये कुछ इम्पैक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर की वजह से जो इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर है। Globalization as a concept of the fundamental deals and flows. These flows could be of various kind. Flows मतलब बहाव। Ideas moving from part would be another capital certain between the two and more places. Communities being traded across the borders of the people moving search better livelihoods and the different part of the world. कभी कभी क्या होता है कि कोई दूसरे देश से आई कंपनी भारत जैसे देशों में, या छोटे जो देश हैं जो अंडर डेवलप हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे जाके अपना एमएनसी खोल लेती हैं, अपनी कंपनीज खोल लेती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ से पैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि पेप्सी है और जो बाहर के ब्रांड है, उनकी वजह से भी लाखों डॉलर्स क्या हमारे यहाँ से पैसा बाहर के देशों में जाता है। तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो। ठीक है, तो कैसा हम कैश फ्लो भी होता है या कैपिटल फ्लो बोलते हैं इसको। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। वो सिर्फ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे हो, जैसे कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो केवल इकोनॉमिक प्रोसेस है और जिसके थ्रू पैसा सिर्फ आता है और जाता है। नहीं, कैश फ्लो के अलावा भी यहाँ पे और सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये ट्रेडिशन को भी इम्पैक्ट करता है, ये इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को भी इम्पैक्ट करता है। इट हैज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल manifestations that are must be adequately other distinguished with the wrong assume that the globalization has a purely economic dimension। तो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक इकोनॉमिकली कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, ये मोर देन है, ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन दैट फ्लोज द डील, कैपिटल, कम्युनिटीज एंड द पीपल। सिर्फ पैसे का फ्लो नहीं होता, एक देश से कभी कभी लेबर भी दूसरे देश में फ्लो करती है, जाती है, वहां से हमारे आइडियाज लिए जाते हैं। आज हमारे पास कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके आइडिया के दम पे दूसरे कंट्रीज में काम किया जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कॉज्ड बाय द सिंगल फैक्टर, इट द रिजल्ट द हिस्टोरिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जिन देशों ने वर्ल्ड वॉर के अंदर जीत हुई, जिन देशों के ऊपर वर्ल्ड वॉर सेकंड में जीत हुई, जो देश हारे उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन करी, उनके ऊपर कर्जा आया, और जिन देश जीते, जो देश जीते, उन्होंने कैप्चर किया दूसरी कंट्रीज को, तो आज उनकी इकोनॉमी ज्यादा सशक्त है कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया। लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। लिबरलाइजेशन जो टर्म होती है वो होता है कि कोई भी देश लिबरल हो जाता है, दैट मीन्स वो दूसरे देशों के साथ में व्यापार करने के लिए फ्री हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। वहां पे कोई भी कंपनी, किसी भी देश की कंपनी आके ट्रेड कर सकती है। एंड द इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ओपनिंग द मल्टीनेशनल कंपनीज, और कई सारी कंपनीज वो भारत के अंदर या दूसरे देशों के अंदर चली जाती हैं, और वहां पे फिर वो उसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि वहां पे कई लोगों को रोजगार मिलता है, और ये बात सही भी। आज भले ही कोई सी भी छोटी मोटी कंपनी देख लीजिए या बड़ी चेन कंपनी देख लीजिए, उसकी वजह से छोटे जो व्यापारी हैं भारत के, वो इफेक्ट होते हैं। The invention of the telephone, microchip, etc. in the more recent time revolutionized and the communication between the different part of the world. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहले भारत में नहीं आया था, पहले वेस्टर्न कंट्रीज में आया। वो हाई रेट्स पे ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई गई छोटे छोटे देशों में, जिसकी वजह से कैश फ्लो हुआ। द एबिलिटी ऑफ आइडियाज। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कम्युनिटी, पीपल टू मोर इजिली वन पार्ट टू अनदर। लिबरल कंट्री वो होती है जिसमें से आइडिया, पीपल
या कोई भी ट्रेड बहुत ही आसानी से दूसरे देश के साथ में किया जा सकता है। इट हैज बीन मेड पॉसिबल लार्जली टेक्नोलॉजिकल एडवांस। अभी थोड़े टाइम से हमने देशों के अंदर काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखा है जो कि पहले नहीं था। 2010 तक और 2020 में बहुत फर्क आ गया। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया और कई देशों की इकोनॉमी को इफेक्ट किया है। इफेक्ट ऐसे किया कि पहले जो ट्रेड करने का तरीका था भारत के अंदर वो दूसरा था, लेकिन आजकल हर कोई ऑनलाइन ट्रेड करता है, ऑनलाइन सामान बेचता है। उसकी वजह से कई लोगों को नौकरियां तो मिली हैं, लेकिन कई लोगों की नौकरियां छीन भी गई। जो छोटा उद्योगपति है, जो छोटा मार्केट वाला है, जो जो छोटी मोटी दुकान लगाता है, उसके साथ काफी नुकसान हुआ इस वजह से। ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट द इरोजन ऑफ द, अब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं कि भाई पॉलिटिकली ग्लोबल जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे इम्पैक्ट करता है। ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इज द इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू गवर्नमेंट टू व्हाट दे डू। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट या किसी देश की जो पावर लेने की क्षमता है वो भी इम्पैक्ट है, स्पेशली छोटे देशों की। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि चाइना जो है, चाइना दूसरी कंट्रीज को अपने देश के अंदर नहीं घुसने देता ट्रेड के लिए, लेकिन वो चाइना का हर प्रोडक्ट दूसरे देशों में डिलीवर होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आज कितनी सारी कंपनी है, फेसबुक है, गूगल है, व्हाट्सएप है, वो चाइना के अंदर अभी तक नहीं घुस पाए, लेकिन वो भारत के अंदर घुस गए। अभी थोड़े टाइम पहले हमने व्हाट्सएप प्राइवेसी के ऊपर देखा था कि काफी प्रॉब्लम हो रही थी कि लोग डर रहे थे कि व्हाट्सएप आपका डेटा शेयर करता है, फेसबुक आपका डेटा शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हाथ में अब ये चीजें रहती नहीं, गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी रही नहीं। तो कभी कभी ये कुछ लूप होल्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकली हमको देखने को लगता है कि कोई सरकार या कोई स्पेसिफिक किसी देश की सरकार एकदम बिना अथॉरिटी के महसूस करती है और वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। State capacity has boosted the consequences of the globalization. The technological available disposal state that collect the information about the citizen. लेकिन इसका सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। आज से पहले तक भारत के पास में सिटीजन की इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था कि सबकी इंफॉर्मेशन नहीं है, किसके पास कितने बैंक है, किसके पास में कितने नंबर्स हैं, किसके घर में कितनी इनकम है, ये सब नहीं पता था। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने की वजह से गवर्नमेंट ने आधार स्कीम को इनिशिएट किया, जो कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे आधार है, पूरी तरह से आधारित है टेक्नोलॉजी पे। उसकी वजह से पैन कार्ड बना और पैन कार्ड के थ्रू हमको पता लग जाता है गवर्नमेंट को कि एक अकाउंट पे कितने पैसे का फ्लो हो रहा है, और इस वजह से गवर्नमेंट काफी डिजिटलाइज हुई। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। The entry of the increase the role of multinational companies over the world lead the reduction of the capability of the government take the decision their own. क्योंकि गवर्नमेंट वो डिसीजंस नहीं ले पाती है, या गवर्नमेंट उन डिसीजंस को लेने के लिए आनाकानी करती है। गवर्नमेंट का काम अब केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन का रह गया है। गवर्नमेंट का इम्पैक्ट नहीं है व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के ऊपर, व्हाट्सएप का इम्पैक्ट नहीं है फेसबुक जैसे ऐप के ऊपर, यूट्यूब जैसे ऐप के ऊपर, या किसी भी सोशल मीडिया या कोई दूसरा भी ऐप का। कहने का मतलब सिर्फ ऐप से नहीं है, कोई दूसरी भी कंपनी के ऊपर भारत का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता। लेकिन कभी कभी आजकल क्या होता है कि हम फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार की बनाते हैं कि अब इन चीजों पे भी लगाम कसी जाती है। एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी। कभी कभी जरूरी नहीं है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो, कभी कभी जैसे कि मैंने आधार वाला जो स्कीम बताया उसकी वजह से हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले कि अब इतना बड़ा एक्सपेंडिचर ना खर्च करके कम साधनों की वजह से भी भारत की गवर्नमेंट के पास में सब लोगों की डिटेल्स है। इन नीड द सम रिस्पेक्ट द स्टेट कैपेसिटी रिसीव द बूस्ट, और उनको कभी कभी हेल्प मिलती है इन चीजों से। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस मे बी ए पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलते हैं? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, सभी देश एक दूसरे के साथ में ट्रेड करने लगे, फ्री ट्रेड। इसकी वजह से क्या हुआ, कई जगह बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल गई, नई नई कंपनीज आ गई, बेरोजगार लोगों को
जो जॉब्स मिलने लगे, लोगों को लिवलीहुड जीने का तरीका मिलने लग गया, उनको इनकम होने लगी, किसी स्पेसिफिक देश की इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर होने लगी। ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी फ्लोज द वेरियस फॉर्म्स लाइक द कम्युनिटी कैपिटल, पैसे का फ्लो भी होता है, पीपल फ्लो, आइडियाज कॉन्टेक्ट विद द रिच कंट्रीज, इट इन्वेस्ट देयर द मनी कंट्रीज अदर द ओन। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो छोटी कंट्रीज के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करती हैं ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके, और दूसरी कंट्रीज के अंदर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट होता है, या तो काफी ज्यादा जॉब्स मिलती हैं उन लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक छोटा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जो ऑलरेडी छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से नुकसान में चले जाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हम बड़े ब्रांड की जीन्स पहनना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन वहीं पे एक नॉर्मल सी कंपनी की अगर कोई जीन्स है तो भारत में लोग उसको प्रेफर नहीं करते। तो एडवोकेट द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू द जनरेट द ग्रेटर इकोनॉमिक growth, well-being, the larger sections of the population when they are the deregulation. Greater trade among the countries allow the economic to do what does the bad for the would benefit and the whole world. जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि ये नीचे एक दे रखा है, ये यहाँ पे एक इमेज है, इसके अंदर इसकी मम्मी कहती है कि बेटा पढ़ ले नहीं तो चाइना वाले तेरी जॉब खा जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई लोग, इससे साफ पता लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई लोगों की जॉब से खतरा भी हुआ है, कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं, कई सेक्टर्स खत्म हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि छोटा उद्योगपति या छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटा दुकानदार इतनी बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं उनके सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि एमएनसीज जो होती हैं वो चीप रेट पे हायर क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है, बट ये छोटे दुकानदार के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आपको समझ में आ जाएंगे कि इसकी वजह से कुछ नेगेटिव भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। भारत में जॉब अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो अब प्रॉब्लम फेस करते हैं। आजकल हर कोई स्मार्टफोन ऑनलाइन खरीदना पसंद करता है, हैवी डिस्काउंट्स में खरीदना पसंद करता है, लेकिन पहले भारत में ऐसा नहीं था। पहले शॉप्स पे जाके ही फोन लिया जाता था, जिसकी वजह से दुकानदार की अर्निंग होती थी, लेकिन आजकल दुकानदारों की अर्निंग नहीं हो पाती इसकी वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। देन कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट इन आवर होम, व्हाट टू ईट, ड्रिंक, वेयर, इंडीड व्हाट वी थिंक। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट इतने मल्टी डायमेंशनल हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, ये भी ग्लोबलाइजेशन पे डिपेंड करता है। जहां नींबू की शिकंजी थी भारत के अंदर, वो अब पेप्सी से रिप्लेस हो चुकी है। जहां मसाला डोसा था वो अब बर्गर से रिप्लेस हो चुका है। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से, एमएनसीज आने की वजह से, मल्टीनेशनल चेन्स आने की वजह से लोगों ने रिप्लेस हो गई वो। और जो एमएनसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं भारत में स्टेटस का सिंबल होता है। इसकी वजह से भी जो कैश फ्लो है वो भारत से बाहर की ओर चले जाता है। द पॉपुलरिटी ऑफ द बर्गर, ब्लू जीन्स, some argue they had the loss to do the powerful influence of the American way of life. हम कॉलोनीज के अंदर रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर के साथ में रहे हैं, इसलिए हमको वेस्टर्न कल्चर ने बहुत इम्पैक्ट किया है। और कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हमने जो हमारा ट्रेडिशनल वेयर था उसको साइड में करके हमने अब वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से अपना लिया है। द मैकडोनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, द कल्चर सीइंग बाय द इनटू द डोमिनेंट अमेरिकन्स। अब मैकडोनल्ड्स जैसी जो कंपनीज हैं उनकी जो चेन है वो सिर्फ भारत में नहीं है या किसी दूसरे देश में नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड मिलेगी। डोमिनोज की चेन मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड वाइड मिलेगी। तो ऐसी कई, तो इन्हीं को बेसिकली एमएनसीज बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। तो इनका प्रॉफिट छोटे छोटे देशों से भी निकलता है, इसलिए इसका एक कॉन्फ्लिक्ट भी है ग्लोबलाइजेशन का कि पुअर कंट्रीज बिकम पुअर एंड रिचर बिकम रिचर। अमीर जो देश हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब देश हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस साथ में रोल प्ले करते हैं। A dream that the dangers would not only the poor countries but the whole humanity for the leads to a shrinking of the rich culture heritage of the entire the globe। जो हमारे वेस्टर्न कल्चर की वजह से जो हमारा ट्रेडिशन है वो कल्चरली कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। हम उसको अपनाते नहीं जा रहे, हम उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल कल्चर मानने का मतलब माना गया है कि लोग प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर जी रहे हैं, वो मॉडर्न नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं ग्लोबलाइजेशन। एट द सेम टाइम इट वुड बी मिस्टेक टू अज्यूम द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबलाइजेशन ओनली नेगेटिव। लेकिन मैंने जैसे कि बताया प्रीवियस दो
में, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में उनके पॉजिटिव भी इम्पैक्ट थे और नेगेटिव भी इम्पैक्ट थे। तो ठीक इसी प्रकार से कल्चरल का भी नेगेटिव इम्पैक्ट है और पॉजिटिव। अब हम पॉजिटिव पे देखते हैं। ऑल कल्चरल एस्पेक्ट आउटसाइड द इन्फ्लुएंस द सेम टाइम द मॉडिफाइड कल्चर विदाउट द ओवरवाइड द ट्रेडिशन। कभी कभी दूसरे ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करना भी अच्छा होता है, लेकिन उसको पूरी तरह से अपना लेना वो भी सही नहीं है। द बर्गर इज नो सुटेबल फॉर द मसाला डोसा एंड द सब्सटीट्यूट फॉर द मसाला डोसा इज सिंपली एडेड ऑन द फूड चॉइसेस। हमारे पास फूड चॉइसेस की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। अगर हम इसको ऐसा देखा जाए तो ये पॉजिटिव है। हमारे पास फूड चॉइसेस बढ़ गई हैं। पहले भारत में पास्ता, मैगी ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया है, हमारे पास फूड चॉइसेस हो गई हैं। मैं मसाला डोसा भी खा सकता हूँ, मैं बर्गर भी खा सकता हूँ। तो वी हैव अ मोर चॉइसेस। तो इसका क्या हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। ब्लू जीन्स वर्सेस खादी कुर्ता। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक नया कल्चर आ गया, जीन्स के ऊपर खादी कुर्ता पहनने का। तो ये क्या है, ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से मिला, ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से मिला। और हम कभी कभी क्या देखते हैं कि भारत के ट्रेडिशन कल्चर को फॉरेन वाले बहुत ज्यादा यूज करते हुए देखते हैं हम लोग। तो ये भी तो ग्लोबलाइजेशन है। इसका सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा, सिर्फ हम ही ने वेस्टर्न कल्चर को माना, दूसरे कल्चर वाले भी हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। अमेरिकन वियर द कुर्ता एंड जीन्स। द होमोजेनाइजेशन, सांस्कृतिक समरूपता हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर हम दूसरे के कल्चर को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बिना देखे सोचे समझे पूरी तरह से अपना लेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ हम बेटरमेंट ऑफ चॉइसेस की बात करें तो उसके लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज ऑक्यूर्ड द अर्लियर पीरियड ऑफ द हिस्ट्री डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन जो भारत में खुला, जो ट्रेड बैरियर्स खुले वो 1991 के अंदर खुले। लेकिन अगर मैं प्रीवियस ईयर्स की बात करूं या पुराने एंशिएंट टाइम की बात करूं तो ग्लोबलाइजेशन पहले भी था। बाहर के दूसरे देश के लोग स्पाइसेस भारत से लेके जाते थे, तो ये भी तो एक ट्रेड ही होता था। फ्लोज द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल कम्युनिटीज आइडियाज पीपल गो बैक द सेवरल कंट्रीज इन द इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग भारत के अंदर आते हैं, भारत के कल्चर को पहचानते हैं और उनके ऊपर लिखते हैं। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल ambitions, India became the exporter of the primary goods, raw material and the consumer of the finished goods। जैसे ही जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर थे तो भारत केवल और केवल रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर था। वो यहाँ से केवल और केवल कच्चा सामान जाता था, रॉ प्रोडक्ट्स, रुई जाती थी, फिर वो चीजें बाहर के देशों में जाके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होती थी। तो इस वजह से यहाँ से तो वे कॉलोनियल सस्ते में कच्चा माल लेते थे और बाहर के देशों में अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसको 4 या 10 इंटू प्राइसेस पे बेचते थे। लेकिन जैसे हम आजाद हुए तो हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि भारत को केवल रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर पे ही ध्यान नहीं देना है, अब हमें सेकेंडरी फिनिश गुड्स और टर्सरी सेक्टर पे भी ध्यान देना है। तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हुई। वी डिसाइड टू मेक अ थिंग्स आवरसेल्फ रेदर देन द रिलाइंग टू अदर्स। पहले भारत जब आजाद हुआ था वो कहीं ना कहीं दूसरों पर ही डिपेंड था, वो एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंड था, वह दूसरे कंट्रियों से ज्यादा चीजें लेता था। वी ऑल्सो डिसाइड नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट सो द ओन प्रोडक्ट्स कुड बी लर्न टू मेक थिंग्स। आज भारत की ऐसी कई कंपनियां हैं जो एमएनसी में कन्वर्ट हो गई हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स की कई सारी गाड़ियां बाहर भी जाती हैं। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन है। टाटा मोटर्स लगभग भारत की इकोनॉमी में 5% का जीडीपी में हेल्प करता है। तो वह पैसा केवल भारत का नहीं है, वह पैसा बाहर से भी लेके आता है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा दिखते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़े से कम दिखते हैं। इन 1991 रिस्पॉन्डिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, और 1991 के अंदर भारत के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। द डिजायर ऑफ द हायर रेट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, और भारत के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। इंडिया इम्पैक्ट दो इंक्लूडिंग द प्रोग्राम ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब भारतीय सरकार को कोशिश करनी पड़ी, उस पर ध्यान देना पड़ा कि कैसे हम इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए हमको रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमको पॉलिसीज को रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसलिए 1991 के अंदर पॉलिसी बनाई गई। उस टाइम जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने लिबरल होने का सजेशन दिया था कि अब हमें बैरियर्स हटा देने चाहिए, क्योंकि भारत में एम्प्लॉयमेंट की कमी हो गई थी, कैश फ्लो इतना रहा नहीं था। इस वजह से हमने सारे बैरियर्स हटा लिए और 1992 के आसपास सारी की सारी एमएनसी कंपनी भारत धीरे धीरे आने लगी। उसकी वजह से क्या हुआ, कई लोगों को रोजगार मिला और कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी सुधरी।
और इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। रेजिडेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। The critics of the globalization make the variety argument, though the left argue of the contemporary globalization represent the particular, perhaps the global capital make the richer and the fewer the poor to poor। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक इम्पैक्ट ये भी हो रहा है कि जो बड़ी इकोनॉमी देश है, जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास अच्छा पैसा है, वो छोटे देशों के अंदर इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे देश हैं वो कल्चरल एस्पेक्ट की वजह से, दिखावटी पने की वजह से, या आप उसको कह सकते हो शो ऑफ की वजह से, वो वेस्टर्न अप्लायंसेस को, वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। इस वजह से उस पर्टिकुलर देश का पैसा बाहर चले जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अमीर देश है वो तो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और पुअर कंट्रीज और पुअर हो रही है। पॉलिटिकली द क्रिटिक्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन बाय द फियर ऑफ द वीकिंग ऑफ द स्टेट। और कहीं ना कहीं जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर कि जो किसी देश के निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इफेक्ट होती है। ट्रेडिंग कल्चर विल बी हार्म टू पीपल लूज देयर द ओल्ड एज वैल्यूज एंड द वेज। और कहीं ना कहीं अगर हम भारत में ही देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन को खोते जा रहे हैं, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। इन द 1999 द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मिनिस्ट्रल मीटिंग विच हैड द वेस्टर्न प्रोटेक्ट्स ऑफ द सैटेलाइट एंड द गिवन अ फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स।